Hello children, I welcome you all to the video lecture series by Winning Edge. और आज की वीडियो में we are going to talk about a very weighted topic and very important topic which is speed, distance and time, जो कि बहुत सारे बच्चों को पता नहीं क्यों समझ में नहीं आता है. But today we are going to try to make you understand this chapter very nicely. Okay, so before I get started, let me just tell you the importance of speed, distance and time with respect to our AMC entrance examination paper. So children, many a times that we have seen in section B जहाँ पे 10 marks के 10 क्वेश्चन आते हैं, which means 10 questions carry 100 marks and that's a huge weightage. Okay, उसमें कभी कभी दो क्वेश्चन होते हैं which are based on speed, distance and time. मतलब 20 out of those 100 marks, मतलब पूरे मैथ्स के सिलेबस में से 20 नंबर का स्पीड डिस्टेंस टाइम आ रहा है out of those 100, right? So it's a very weighted chapter. So 20 नहीं तो कम से कम एक क्वेश्चन तो आता ही आता है, या फिर सेक्शन ए में हमें 2 क्वेश्चन देखने को मिल जाते हैं. सो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है. और मोस्टली क्या होता है, जो बच्चे स्टडी करते हैं वो स्टडी करते हैं सिर्फ स्पीड को कैसे कन्वर्ट करना है मीटर पर सेकंड से किलोमीटर पर आवर में, और वो बेसिक चीज़ें करके ही जाते हैं. बट यहाँ पे कुछ स्पेशल केसेस हैं जिनके बेसिस पे क्वेश्चन बनते हैं. वो केसेस आज मैं आपको समझाने वाला हूँ, ठीक है. सो उन पे आपको अटेंशन रखनी है, वो आपको अपनी कॉपी में नोट डाउन करने हैं. ओके, बट बिफोर वी स्टार्ट, अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं करा है, चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है, तो मेक श्योर यू डू दैट, बिकॉज हम अपने चैनल पे ऐसे ही क्रिएटिव कंटेंट डालते रहते हैं जो आपको हेल्प करता है आपकी स्टडीज में. सो लेट्स गेट स्टार्टेड विदाउट एनी डिले. ओके चिल्ड्रन, सो फ्रॉम हेयर वी आर गोइंग टू लुक ऑन टू द फॉलोइंग पॉइंट्स. जैसे कि मैंने आपको ऑलरेडी ब्रीफ कर दिया, बट स्टिल इसमें हम कॉन्सेप्ट ऑफ स्पीड, डिस्टेंस, टाइम देखेंगे, ठीक है. विल टॉक अबाउट ट्रेन एंड पोल क्वेश्चंस. ओके, we'll also talk about two trains running in opposite direction, trains running in the same direction, boats and streams and speed and still water. ये बेसिक हाईलाइट्स हैं जो इस चैप्टर में आपको मस्ट आनी चाहिए, ठीक है. ये आप नोट डाउन कर सकते हो कि ये चीज़ें तो भाई मैंने स्टडी करनी ही करनी है, ठीक है. ओके, आगे चलते हैं. देखो, first case children, when two trains are moving in same direction with the speeds, let's say a kilometer per hour and b kilometer per hour, then their relative speed would be a minus b किलोमीटर पर आवर. वो क्या बोल रहा है, देखो जैसे इस फिगर में दो ट्रेनें जा रही हैं, दोनों अगर सेम डायरेक्शन में जा रही हैं, ऐसा नहीं कि एक ट्रेन इधर जा रही है एक ट्रेन उधर जा रही है, ऑपोजिट डायरेक्शन होगा, ठीक है. दोनों ट्रेन्स अगर सेम डायरेक्शन में जा रही हैं शोन इन द इमेज, दैन इन दैट केस जो रिलेटिव स्पीड होगी, इन सभी क्वेश्चन में आपको एक चीज ध्यान रखनी है, रिलेटिव स्पीड के बेसिस पे क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, ठीक है. रिलेटिव स्पीड क्या होता है, दोनों की कंपेयर्ड स्पीड, रिलेट करना दोनों को, ठीक है. और जब दो ट्रेन सेम डायरेक्शन में जाती हैं, दो ट्रेन, दो बस, दो कार, व्हाटएवर इट इज, ठीक है, तो जब भी दो मूविंग ऑब्जेक्ट सेम डायरेक्शन में जाते हैं, उनकी जो रिलेटिव स्पीड होती है वो होती है ए माइनस बी. ए माइनस बी से क्या मतलब है, जिसकी भी स्पीड ग्रेटर है. अब यहाँ पे दो बार लगे हैं किनारे में, इफ यू कैन नोटिस, दिस इज कॉल्ड चिल्ड्रन मॉड्यूलस. मॉड्यूलस का मतलब होता है आंसर पॉजिटिव आना चाहिए, ठीक है. सो ऐसा नहीं है कि भाई अगर बी जो ट्रेन है उसकी स्पीड कम है या ज्यादा है तो आंसर नेगेटिव में आ रहा है, कभी पॉजिटिव में आ रहा है. आपको हमेशा बड़े वाले में से छोटे वाले को माइनस करना है, ठीक है. द ट्रेन विच इज रनिंग फास्टर, उसमें से स्लोअर ट्रेन की स्पीड माइनस करनी है. दैट विल बी अ रिलेटिव स्पीड ऑफ द टू ट्रेन्स. उसी को यूज करके हमने क्वेश्चन को सॉल्व करना है, ठीक है. दैट्स द फर्स्ट केस यू हैव टू रिमेंबर. व्हेन टू ट्रेन्स आर गोइंग इन द सेम डायरेक्शन, स्पीड विल बी सबट्रैक्टेड, ठीक है. उसका टोटली ऑपोजिट, अगर ट्रेन चिल्ड्रन जाती है, देखो डिफरेंट डायरेक्शन में, उल्टे डायरेक्शन में जा रही है, ऑपोजिट डायरेक्शन में जा रही है, देन द स्पीड विल बी एडेड. लेट्स से फर्स्ट ट्रेन की स्पीड थी a किलोमीटर पर आवर, दूसरे की थी b किलोमीटर पर आवर, एंड देन इन दैट केस द स्पीड विल बी एडेड, ठीक है. थर्ड केस देखो चिल्ड्रन, थर्ड केस में क्या है, time taken by a train which is t meters long to pass a stationary object which is l meters would be the time taken by the train to travel t plus l meters. For example, ट्रेन को ये, अच्छा इसको थोड़े इजी वर्ड्स में समझने की कोशिश करते हैं. अभी देखो, मान लो कि एक ट्रेन जा रही है, ठीक है. दिस इज द ट्रेन, ये पूरा एरो एक ट्रेन है, ओके. और यहाँ पे एक ये प्लेटफॉर्म है, ये रेक्टेंगल एक प्लेटफॉर्म है, ठीक है. ही सेइंग ट्रेन की लेंथ t मीटर्स है, ठीक है, और ये प्लेटफॉर्म जो है l मीटर्स है, ठीक है. तो इस केस में जब हम स्पीड डिस्टेंस टाइम वाला फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, जो कि आपको अगर नहीं पता तो लेट मी जस्ट राइट डाउन, स्पीड होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम, ठीक है. व्हेन वी अप्लाई दिस फॉर्मूला, ठीक है, तो डिस्टेंस में आप क्या यूज करोगे, नॉट द लेंथ ऑफ द ट्रेन, नॉट द लेंथ ऑफ द प्लेटफॉर्म, बट देयर कंबाइंड लेंथ, दैट इज t प्लस n, ट्रेन प्लस प्लेटफॉर्म, ठीक है. ऐसे क्वेश्चंस को वेरी करके ये भी बोल सकता है, इंस्टेड ऑफ सेइंग अ प्लेटफॉर्म ही कैन से द ट्रेन इज क्रॉसिंग अ ब्रिज, ठीक है, तो ब्रिज की लेंथ ऐड करोगे. यू कैन से द ट्रेन इज पासिंग थ्रू अ टनल, तब टनल की ऐड करोगे, ठीक है. द ट्रेन इज गोइंग अलोंग अ रोड ऑफ लेंथ दिस मच,
ठीक है। सो वट एवर इट इज, जो भी अगर कोई एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट है, लेंथ वाला ऑब्जेक्ट है, स्टेशनरी ऑब्जेक्ट, ठीक है, तो उसकी लेंथ ट्रेन की लेंथ में ऐड करके देन वी यूज इट इन द फॉर्मूला स्पीड इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। और स्पीड हमने कैसी लेनी है, रिलेटिव स्पीड लेनी है, जो मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ। सेम डायरेक्शन में डिफरेंस, ऑपोजिट डायरेक्शन में एडिशन ऑफ स्पीड्स, ठीक है। अब यहाँ पे देखो एक एग्जांपल में उसने क्या बोला है, मान लो जो प्लेटफॉर्म है वो 800 मीटर्स लॉन्ग है और जो ट्रेन है वो 200 मीटर लॉन्ग है, ठीक है। प्लेटफॉर्म से लंबी नहीं है ट्रेन, जैसा कि डायग्राम में दिख रहा है उसका बिल्कुल उल्टा। सो हम अपनी ट्रेन को छोटा बना देते हैं। आवर ट्रेन इज जस्ट दिस मच, प्लेटफॉर्म इज मच लॉन्गर, दैट इज 800 मीटर, ठीक है। उसके हिसाब से वो क्या बोल रहा है, द ट्रेन इज मूविंग एट अ स्पीड ऑफ चिल्ड्रन 10 मीटर पर सेकंड। स्पीड कितना है, 10 मीटर पर सेकंड, एस की जगह मैंने 10 लिख दिया, ठीक है। Distance will be total distance, length of the train plus length of the platform. So 200 plus 800, distance की जगह I'm going to write down 1000 upon time. Time क्या हो जाएगा children, 1000 upon 10, which is going to give me 100 seconds. ठीक है, ये आपको समझ में आया। कभी भी प्लेटफॉर्म, ब्रिज, टनल कुछ भी हो तो उसको हमेशा ट्रेन की लेंथ में हम ऐड कर देंगे। ओके, आगे चलते हैं नेक्स्ट वाले पॉइंट पे जो हमें स्टडी करना है। नेक्स्ट क्या है, टू पास अ पोल और अ मैन और अ पोस्ट और एनी ऑब्जेक्ट विद नेग्लिजिबल लेंथ एज कंपेयर टू दैट ऑफ द ट्रेन, ठीक है। Like if the train is 500 meter long and the pole is 1 meter in length, the time taken by the train would be time as to travel the length of the train. अब वो क्या बोल रहा है कि भाई अगर ट्रेन किसी इंसान को क्रॉस कर रही है, मतलब इंसान को क्रॉस उसके ऊपर नहीं जा रही है, मतलब the man is standing there and the train is bypassing, ठीक है, और let's say the pole is there and the train is passing it. So in all such cases, अब obviously देखो पोल की थिकनेस और लेंथ ऑफ द ट्रेन बहुत ज्यादा फर्क है ना। वी कैन से कि जो पोल की थिकनेस है वो लेंथ ऑफ द ट्रेन के साथ नेग्लिजिबल है ना, उसके सामने कुछ भी नहीं है, वो इतना सा है और ट्रेन इतनी लंबी है, राइट। सो इन ऑल सच केसेस वी डू नॉट ऐड द लेंथ ऑफ द पोल और द मैन और वट एवर इफ इट इज नेग्लिजिबल, ठीक है। सो हम सिर्फ डिस्टेंस में क्या यूज करेंगे, विल ओनली यूज लेंथ ऑफ ट्रेन, ठीक है, and the time taken will be that much time whatever the distance of or the length of the train is equal to। जैसे कि वो बोल रहा है कि 500 मीटर लॉन्ग ट्रेन है, ठीक है, और जो पोल है वो 1 मीटर का है, ओके। सो हम उसको इग्नोर कर देंगे 1 मीटर को, इट इज नेग्लिजिबल इन फ्रंट ऑफ 500 मीटर्स, ओके। द टाइम टेकन बाय द ट्रेन वुड बी सेम एज इट वुड टेक टू ट्रेवल द लेंथ ऑफ द ट्रेन, ठीक है। ट्रेन उसे क्रॉस करने में उतनी देर ही लगाएगी जितना अपने बराबर लंबा डिस्टेंस ट्रैवल करने में, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल अ ट्रेन ऑफ लेंथ 100 मीटर इज मूविंग एट अ स्पीड ऑफ 10 मीटर्स पर सेकेंड। सो वी नो द फॉर्मूला स्पीड इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो टाइम क्या हो जाएगा चिल्ड्रन, टाइम विल बी डिस्टेंस अपॉन स्पीड। डिस्टेंस कितना बोला है उसने, देखो 100 मीटर्स बोला है, स्पीड कितना बोला है, 10 बोला है, तो कट कर दो, 10 सेकेंड्स कम्स आउट टू बी योर आंसर, ठीक है। सो पोल वोल की लेंथ, मैन की लेंथ कुछ नहीं ऐड करनी है, उनको सिर्फ इग्नोर कर देना, ओके। ऑलराइट, लेट्स मूव फॉरवर्ड फ्रॉम हियर। टू पास अ पोल और अ मैन ऑफ पोस्ट, ये सब हो गया हमारा, ठीक है। आगे चलते हैं, ओके। If two trains of length L1 L2 are moving in the same direction with speed S1 S2, then the time required by the faster train to overtake the slower train would be total equivalent distance upon relative speed। अब वो क्या बोल रहा है कि देखो भाई दो ट्रेन्स जा रही हैं, ठीक है, एक तेज जा रही है और एक स्लो जा रही है। नाउ जो फास्ट ट्रेन है वो ऑब्वियसली स्लो वाली ट्रेन को ओवरकम करके आगे चली जाएगी, इवन अगर फास्ट ट्रेन पीछे तब भी उसको कभी ना कभी क्रॉस करके आगे चली जाएगी, राइट। सो इज सेइंग वो फास्ट ट्रेन को स्लो ट्रेन को क्रॉस करने में कितनी देर लगेगी। सो टाइम टेकन बाय द फास्टर ट्रेन टू ओवरटेक द स्लोअर ट्रेन वुड बी, टाइम का फॉर्मूला क्या होता है, देखो डिस्टेंस अपॉन स्पीड, ठीक है। तो डिस्टेंस इसमें क्या ऐड करोगे आप, डिस्टेंस यू विल राइट डाउन टोटल लेंथ ऑफ बोथ द ट्रेन्स, ठीक है, ट्रेन 1 प्लस ट्रेन 2 दोनों की लेंथ को ऐड कर दो अपॉन रिलेटिव स्पीड। अब देखो दोनों सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं, सेम डायरेक्शन में जाते हो तो स्पीड सब्ट्रैक्ट होती है, दैट इज जो भी उनकी स्पीड होगी S1 माइनस S2 लिख दो, ठीक है। आई होप आप सभी को ये समझ में आया। जब दो ट्रेन एक साथ जा रही है, एक स्लो एक फास्ट है, फास्ट वाली को स्लो वाली को ओवरकम करने में कितना टाइम लगेगा, टोटल डिस्टेंस ऑफ द टू ट्रेन्स अपॉन डिफरेंस ऑफ स्पीड ऑफ द टू ट्रेन्स, ठीक है। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्या है हमारे पास। If two trains of length L1 L2 are moving in opposite direction, अब हमने क्या कर दिया कि भाई पहले तो ये दोनों सेम डायरेक्शन में जा रही थी, एक स्लो थी एक फास्ट थी, अब ये दोनों ऑपोजिट डायरेक्शन में जा रही है, फास्ट है स्लो उससे हमें मैटर नहीं करता, लेकिन दोनों ऑपोजिट डायरेक्शन में जा रही है और दोनों एक दूसरे को क्रॉस करके जा रही है, ठीक है, एक दूसरे को पार करते हैं। मतलब जैसे हम अगर ट्रेन में जाते हैं, हम देखते हैं कि सामने वाली ट्रेन हमारे सामने से जा रही है, तो हमें वो कितनी देर के लिए दिखाई देगी, दैट डिपेंड्स ऑन द स्पीड ऑफ द बोथ द ट्रेन्स and the length of both the trains, ठीक है। और हम कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं, डिस्टेंस इन दिस केस आल्सो चिल्ड्रन विल बी
टोटल ऑफ द बोथ द ट्रेन्स दैट इज L1 प्लस L2, दोनों ट्रेन्स का डिस्टेंस ऐड करेंगे आप और लेंथ कह सकते हैं अपॉन द रिलेटिव स्पीड। अब क्योंकि वो ऑपोजिट डायरेक्शन में जा रही है, ऑपोजिट डायरेक्शन में वी नो रिलेटिव स्पीड जो होती है ऐड होती है, तो हम यहाँ पे क्या लिख देंगे S1 प्लस S2, ठीक है। सो जब सेम डायरेक्शन में है तो L1 प्लस L2 अपॉन S1 माइनस S2, जब ऑपोजिट डायरेक्शन में है तो L1 प्लस L2 अपॉन S1 प्लस L2। बहुत ही सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, ये बस आपको याद करना है, अपनी कॉपी में नोट डाउन करना है, नथिंग डिफिकल्ट एट ऑल। 4 बार बैठ के अगर इसे याद करने की कोशिश करोगे डेफिनेटली आपको याद हो जाएगा। ओके, दैट वाज ऑल अबाउट ट्रेन्स। ट्रेन से रिलेटेड सारे कॉन्सेप्ट जितने भी क्वेश्चन में आपके आ सकते हैं आरएमसी में वो मैंने आपको बता दिए हैं। अब हम आगे चलते हैं स्पीड्स सॉरी बोट्स और स्ट्रीम्स पे, ठीक है। अब बोट्स और स्ट्रीम जैसे कि आप यहाँ पे पिक्चर में देख सकते हो, यहाँ पे कुछ बोट्स हैं और वो एक नदी में अपनी बोट को ऑब्वियसली चला रहे हैं, है ना। अब देखो ऑब्वियसली बात है कि अगर आप नदी में बोट को छोड़ देते हो, ठीक है, नदी का पानी किसी ना किसी डायरेक्शन में तो बह ही रहा है ना, आपकी बोट भी उसी डायरेक्शन में चलने लग जाएगी, ठीक है। इन सच ए केस वी विल से आवर बोट इज ट्रैवलिंग विद द स्पीड ऑफ द स्ट्रीम और द रिवर। स्ट्रीम मतलब पानी के बहाव वाला जो भी नदी है या नाला है, व्हाटएवर इट इज, ठीक है। सो अगर हम बोट को रो नहीं कर रहे हैं या मोटर नहीं चला रहे हैं तो हमारी बोट रिवर की स्पीड के साथ ही चलेगी, ठीक है। अब जब हम रिवर के डायरेक्शन में जा रहे हैं, भले ही हम रो करके जा रहे हैं या बिना रो करे जा रहे हैं, देन वी कॉल इट चिल्ड्रन डाउन स्ट्रीम। क्या बोला जाता है तब? डाउन स्ट्रीम। मतलब हम नदी के साथ नीचे नीचे जा रहे हैं क्योंकि पानी नीचे की तरफ बहता है, ऊंचाई से नीचाई की तरफ, राइट। सो वी से वी आर गोइंग डाउन स्ट्रीम। अब लेट्स से पानी तो इधर को बह रहा है नीचे को, हम लेकिन ऊपर को आना चाह रहे हैं, ठीक है। तो हम पानी के उल्टे डायरेक्शन में आ रहे हैं, डाउन स्ट्रीम जाने के बजाय हम ऊपर की तरफ आ रहे हैं, देन वी कॉल इट अप स्ट्रीम। जब हमारी बोट नदी के उल्टे डायरेक्शन में चलती है देन वी कॉल इट अ केस ऑफ अपस्ट्रीम। अब ये दोनों टर्म्स आपको याद करने हैं क्योंकि क्वेश्चन जब आता है वहाँ पे डाउनस्ट्रीम अपस्ट्रीम लिखा होता है। अगर आपको ये ना याद नहीं है बोट किधर जा रही है नदी किधर जा रही है तो ऑफ कोर्स फिर आप क्वेश्चन कैसे करोगे, ठीक है। तो नदी पानी नीचे की तरफ जा रहा है और जो हमारी बोट है वो ऊपर की तरफ आ रही है, ठीक है। दैट इज अ केस ऑफ अपस्ट्रीम। आई होप आप सभी को ये दो चीजें यहाँ पे समझ में आई हैं। अब इसमें भी चिल्ड्रन काफी सारे केसेस हैं जो हमको स्टडी करने हैं, ठीक है। सो यू सी दिस पर्सन, ये क्या कर रहा है, अपनी बोट को रो कर रहा है और नदी के बहाव के साथ जा रहे हैं, कभी उसके अगेंस्ट भी जाएगा, उसके साथ बहता बहता तो समुद्र पहुंच जाएगा, वैसा तो नहीं करना है ना। तो उसे अपने हिसाब से चलानी भी पड़ेगी, कभी अपस्ट्रीम करना पड़ेगा, कभी डाउनस्ट्रीम जाना पड़ेगा, राइट ना। यहाँ पे डाउनस्ट्रीम अपस्ट्रीम समझने के कुछ केसेस हैं। मैंने यहाँ पे एक एलिवेटर की पिक्चर लगाई है, आप सभी ने मॉल्स में एलिवेटर देखा होगा, है ना। अब लेट्स से जो ये राइट वाला एलिवेटर है, इस पे यहाँ पे ब्लैक कलर का कोई पर्सन खड़ा है, तो लेट्स से ये एलिवेटर जो है ऊपर की तरफ जा रहा है, विच वे अप साइड, ऑब्वियसली बिकॉज दिस पर्सन वोंट बी स्टैंडिंग ऑन द बैक देन, है ना। अब ये एलिवेटर ऊपर की तरफ जा रहा है। अब अगर हम इस पे हम खड़े हो जाते हैं तो देन वी गो विद द स्पीड ऑफ द एलिवेटर, ऑब्वियसली, राइट। बट कुछ बच्चे आपने देखा होगा कि एलिवेटर पे चढ़ने के बाद खुद भी क्लाइम करने लगते हैं स्टेयर्स, है ना। सो अगर मैं एलिवेटर पे जा रहा था, ठीक है, और उस पे मैं स्टेयर्स भी चढ़ने लग गया, डोंट यू थिंक आई विल रीच मच फास्टर, राइट। बिकॉज एक तो एलिवेटर खुद चल रहा है और चलते हुए एलिवेटर के ऊपर मैं भी चल रहा हूँ, है ना। सो माई स्पीड विल इंक्रीज, ठीक है। दैट इज व्हाट हैपेंस चिल्ड्रन व्हेन वी गो डाउनस्ट्रीम। जब हम नदी के साथ बहते हैं, अगर ये जैसे पानी के साथ बह रहा है, ठीक है, और रो भी कर रहा है, मतलब अपनी व्हाट यू कॉल इट बोट को खुद भी मूव करवा रहा है, सो इट इज एडिंग टू द स्पीड। नदी की स्पीड के साथ तो हमारी बोट मूव कर ही कर रही है, प्लस हम उसमें और स्पीड ऐड कर रहे हैं, ठीक है। सो डाउनस्ट्रीम का जो केस होता है उसमें बोट की स्पीड प्लस स्ट्रीम की स्पीड दोनों ऐड हो जाती है, ठीक है। अब यहाँ पे थोड़ा सा कॉन्ट्रास्ट है, जबकि हम ट्रेन वाले केस में ये देखते हैं, ट्रेन वाले केस में रिलेटिव स्पीड जो होती है वो डिफरेंस ऑफ द टू होती है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे बोट वाला केस बिल्कुल उल्टा है, बोट वाले केस में दोनों ऐड होती हैं। अब ऐसा मत याद रखना कि भाई बोट में भी दोनों ऐड होती हैं ट्रेन में भी दोनों ऐड होती हैं, ऐसा नहीं है। ट्रेन में दोनों जब सेम डायरेक्शन में है तो रिलेटिव स्पीड डिफरेंस ऑफ टू है, ठीक है। और इसमें बोट और स्ट्रीम वाले में क्या है, दोनों जब एक ही डायरेक्शन में जा रहे हैं तो एडिशन ऑफ द स्पीड्स है, ठीक है। ये याद रखना है आपको, ओके। जब हम अपस्ट्रीम जा रहे हैं, अब यहाँ पे देखो, लेट्स से दिस स्टेयर्स दीज स्टेयर्स आर कमिंग डाउन, ठीक है। ये एलिवेटर एस्केलेटर नीचे की तरफ आ रहा है, ठीक है। अब इस पे अगर मैं ऊपर चढ़ने की कोशिश करता हूँ, ठीक है, वेरी डिफिकल्ट फॉर मी, क्योंकि जो भी मैं स्टेयर चढ़ता हूँ वो स्टेयर नीचे आ जाती है, फिर मैं एक स्टेप आगे रखता हूँ वो स्टेप नीचे आ जाता है, राइट। सो इन दिस केस माई स्पीड विल ड्रॉप एब्रप्टली, ठीक है। मेरी स्पीड जो है वो बहुत कम हो जाएगी, है ना, क्योंकि मैं ऊपर चढ़ने की कोशिश कर रहा हूँ और एलिवेटर मेरे को नीचे लेके आया जा रहा है बार बार, राइट। सो सेम थिंग हैपेंस चिल्ड्रन इन द केस ऑफ
अपस्ट्रीम, जब हम अपस्ट्रीम नदी के उल्टे डायरेक्शन में जाना चाह रहे हैं, हम अल्टीमेटली है तो पानी में, पानी जिधर जाएगा उसके हिसाब से ही चलेगा, ठीक है, थोड़ा बहुत हम आगे पीछे कर सकते हैं लेकिन अल्टीमेटली वाटर इज द बॉस, राइट। सो हम क्या कर रहे हैं, हम पानी के साथ उसके उल्टे डायरेक्शन में आने की कोशिश कर रहे हैं, पानी नीचे की तरफ बह रहा है, हम इस बोट को उल्टे डायरेक्शन में लेके जाने की कोशिश कर रहे हैं, सो आवर स्पीड विल डिक्रीज, ठीक है, हम बहुत स्लो स्लो पहुंच पाएंगे। जैसे कि एलिवेटर वाले एग्जांपल से याद रहेगा, एलिवेटर नीचे आ रहा है और अगर आप ऊपर जाने की कोशिश कर रहे हो तो आपकी स्पीड बहुत घट जाएगी। अगर आप नॉर्मल स्टेयर्स पे ऊपर चढ़ते हो तो कब के ऊपर पहुंच गए होते, लेकिन क्योंकि एलिवेटर नीचे आ रहा है और आप ऊपर जाने की कोशिश कर रहे हो, सो इट विल टेक यू मच लॉन्गर टू रीच टू द टॉप, और शायद आप पहुंच भी ना पाओ अगर आपकी स्पीड बहुत ही ज्यादा कम हुई तो, राइट। सो सेम थिंग हैपेंस विद अ बोट। इसमें क्या करते हैं, जब हम ऑपोजिट डायरेक्शन में जाते हैं तो बोट की स्पीड से हम माइनस करते हैं स्ट्रीम की स्पीड, ठीक है। और ये क्यों हम मान रहे हैं कि बोट की स्पीड ज्यादा है, तभी आप अपस्ट्रीम जा पाओगे। अगर नदी से कम स्पीड रही तो नदी के साथ ही बहते चले जाओगे, ठीक है, लेकिन नदी की कम स्पीड से बहते बहोगे। लेकिन इफ योर स्पीड इज मोर देन द स्पीड ऑफ द रिवर, ठीक है, एंड यू आर गोइंग इन ऑपोजिट डायरेक्शन टू फॉर अ स्टेशनरी पर्सन, अगर मैं देख रहा हूँ, भले ही लेट्स से तुम अपने बोट में 60 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से मूव कर रहे हो, ठीक है, और जो नदी है, नदी का पानी मूव कर रहा है 50 किलोमीटर पर आवर से टुवर्ड्स डाउन, और तुम 60 किलोमीटर पर आवर से उसी पानी में ऊपर जाने की कोशिश कर रहे हो। लेकिन फॉर मी एज अ ऑब्जर्वर, अगर मैं बाहर से देख रहा हूँ, मैं वहाँ पे आइलैंड पे बैठा हूँ या तुम वहाँ नदी में ऐसे कोशिश कर रहे हो या मैं जंगल में हूँ, वेयरएवर इट इज, आई वुड ओनली सी यू मूविंग विद द स्पीड ऑफ जस्ट 10 किलोमीटर्स पर आवर, क्योंकि फॉर एन ऑब्जर्वर, स्टेशनरी ऑब्जर्वर के लिए आपकी स्पीड कैसे दिखेगी, डिफरेंस ऑफ द स्पीड बिटवीन द स्ट्रीम एंड द बोट, ठीक है। आई होप ये केस आपको समझ में आया है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट चिल्ड्रन, नहीं समझ में आया तो प्लीज रिव्यू द वीडियो, ठीक है। आगे देखो क्या है, इफ द स्पीड डाउनस्ट्रीम इज यू किलोमीटर, मान लो डाउनस्ट्रीम मतलब बोट प्लस हमारी स्ट्रीम दोनों की स्पीड मिला के यू किलोमीटर पर आवर है, सॉरी डाउनस्ट्रीम में डी किलोमीटर पर आवर है और दोनों का सब्ट्रैक्शन यू किलोमीटर पर आवर है अपस्ट्रीम में जाते वक्त, ठीक है। सो अभी हमने जो पीछे वाला केस पढ़ा था, जो डाउनस्ट्रीम अपस्ट्रीम थी, ये जो स्पीड अपस्ट्रीम था इसको हमने यू से डिनोट कर दिया, जो स्पीड डाउनस्ट्रीम थी इसको हमने डी से डिनोट कर दिया, ठीक है। नाउ आफ्टर दिस व्हाट डू वी सी हियर चिल्ड्रन, स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर। अब इस पे मेनली क्वेश्चन आते हैं कि स्टिल वाटर में वो बाकी सब बता देगा, ठीक है, स्टिल वाटर के बारे में कोई बात ही नहीं करेगा, और फिर आपसे बोलेगा स्टिल वाटर में स्पीड बताओ। तो जब तक आपको ये फॉर्मूला नहीं पता होगा कि भाई पहले मुझे हाफ इनटू डाउनस्ट्रीम प्लस अपस्ट्रीम करना है, जिसके लिए मुझे डाउनस्ट्रीम अपस्ट्रीम दोनों निकालना पड़ेगा, तब तक आप ये क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर पाओगे। आप बोलोगे स्टिल वाटर के बारे में तो कुछ बताया नहीं, मैं कैसे सॉल्व करूं। सो यू हैव टू लर्न दीज फॉर्मूलाज हियर चिल्ड्रन, ठीक है। स्टिल वाटर में स्पीड कैसे निकलती है बोट की, मतलब खड़े हुए पानी में जहाँ पे पानी मूव नहीं कर रहा है उसमें बोट की स्पीड क्या होगी, उसमें बोट की स्पीड होगी हाफ इंटू डाउनस्ट्रीम प्लस अपस्ट्रीम वाली स्पीड, ठीक है। हाफ को हम 0.5 भी लिख सकते हैं, ठीक है। स्पीड ऑफ स्ट्रीम, नदी का बहाव कितना है, नदी की स्पीड से मूव कर रही है, दैट विल बी चिल्ड्रन हाफ इंटू डाउनस्ट्रीम माइनस अपस्ट्रीम, ठीक है। वेरी वेरी सिंपल। ये एक बहुत ही फ्यू केसेस हैं जो आपको याद रखने हैं और यही मैक्सिमम एग्जाम्स में पूछे जाते हैं, ठीक है। इनको अगर आप अच्छे से स्टडी कर लोगे, देयर इज नो क्वेश्चन इन स्पीड डिस्टेंस एंड टाइम जो आप सॉल्व नहीं कर सकते हो। ये आप सभी को समझ में आया है, ओके। Now a few more things that I want to talk about here is, कभी भी चिल्ड्रन अगर आपकी स्पीड दे रखी है लेट्स से इन किलोमीटर्स पर आवर, ठीक है, और आपको वो स्पीड को चेंज करना है मीटर पर आवर में, तो व्हाट आर यू गोइंग टू डू, यू आर गोइंग टू मल्टीप्लाई इट बाय 5/18। आप किससे मल्टीप्लाई कर दोगे उसे, 5/18 से। आंसर किस में आ जाएगा, मीटर पर सेकेंड में, ठीक है। अगर कभी भी आपको स्पीड मीटर पर सेकेंड से चेंज करनी है किलोमीटर पर आवर में, ठीक है, उल्टा करना है, मीटर पर सेकंड से किलोमीटर पर आवर में जाना चाहते हो, तो आप 18/5 से मल्टीप्लाई करोगे। किससे मल्टीप्लाई करोगे, 18/5 से। इसे याद रखने का क्या तरीका है, देखो 18/5 एक बड़ा फ्रैक्शन है कंपेयर टू 5/18 जो कि एक छोटा फ्रैक्शन है। हमें पता ही है कि जिसका डिनोमिनेटर बड़ा होता है वो फ्रैक्शन छोटा होता है ना, तो 5/18 इज स्मॉलर और मीटर पर सेकंड किलोमीटर पर आवर से तो छोटा ही है, तो हम छोटे फ्रैक्शन से मल्टीप्लाई कर रहे हैं जब हम छोटी यूनिट में जाना चाहते हैं। व्हेन वी वांट टू गो इनटू बिगर यूनिट, मीटर पर सेकंड से किलोमीटर पर आवर में जाना चाहते हैं, तो हम बड़े फ्रैक्शन दैट इज 18/5 से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। ये बेसिक कॉन्सेप्ट आपको यहाँ पे याद करना है, ठीक है। एंड नाउ विल
close up or wrap up this video here, okay? And in our next video we'll be talking about questions which would be based on this concept that we have studied in today's video. I hope children आपको ये सारे के सारे concepts समझ में आए हैं, जितने भी concept हमने देखे हैं, भले ये downstream हो, upstream हो, still water हो, or it is a case of train overtaking another train, same direction, opposite direction, ठीक है? So I hope all of you are clear with these points, and that's up with today's video. And we'll have additional video to this जिसमें हम इस पे 10 to 12 questions इस पे based करेंगे. Till then, thank you very much. This is Daljinder from The Winning Edge. Thanks for watching. Please like and subscribe the channel and the video.